नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेदा क्लासेस पर। दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लास में आज हमारा यह लेक्चर 7 होगा और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और एनएसक्यूएफ यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनआईआरएफ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी कैटेगरी में कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं, क्या मानदंड इसके लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है, आपको यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी पीडीएफ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर हैं या करंट अफेयर का जो मटेरियल है, वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा। जितने भी मटेरियल हैं आपको टेलीग्राम पर भी पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो पाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि जो हमने डेली करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस चलाने का फैसला किया था, वह डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। और उस डेली करंट अफेयर की जो क्लास का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यह जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उसमें न सिर्फ हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास बल्कि उससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके से जो भी संबंधित प्रश्न होते हैं उनको हम रिवाइज भी करते चलते हैं। और स्टैटिक जीके के जो पार्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं या हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहे हुए होते हैं, उनको भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं। तो वह करंट अफेयर का पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी होंगी या जो आप पढ़ते जाते हैं, उनका भी रिवीजन यहाँ पर आपका होता जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, एनआईआरएफ और एनएसक्यूएफ के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एनआईआरएफ। एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, या हिंदी में हम जिससे कहते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, यह एमएचआरडी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिससे कि अब शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाने लगा है। तो एनआईआरएफ जो होता है, ये देश भर में जितने भी संस्थान हैं, वो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सभी की रैंकिंग करता है। और रैंकिंग ये इसलिए होती है कि जो भी यूजीसी के द्वारा, एआईसीटीई के द्वारा जो भी मानदंड निर्धारित किए जाते हैं या अलग अलग काउंसिल्स के द्वारा जो भी मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, वे संस्थान, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी भी प्रकार के संस्थान हो, तो वे संस्थान इन मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं, उनमें रिसर्च कैसा हो रहा है, उनमें जो एजुकेशनल पद्धति है वो कैसी हो रही है, फैकल्टीज़ किस प्रकार से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सब सारी चीज़ों की एक रैंकिंग करता है। इन्हीं सब सारी चीज़ों के लिए रैंकिंग करने के लिए एमएचआरडी द्वारा यह एक ढांचा तैयार किया गया था, जिसे हम बोलते हैं एनआईआरएफ। और जो एनआईआरएफ है, इसे 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था या अधिसूचित किया गया था। यह डेट आपको याद रखनी है, 29 सितंबर 2015। और इसकी जो एनआईआरएफ ढांचे के अकॉर्डिंग जो पहली संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई थी, वह 4 अप्रैल 2016 को जारी की गई थी। यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। पहला क्या हो गया, ये कब लॉन्च किया गया था, 29 सितंबर 2015 को। और एनआईआरएफ की पहली रैंकिंग कब शुरू हुई, 4 अप्रैल 2016 को पहली रैंकिंग आई। और यह ढांचा है, यह एमएचआरडी या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि एनआईआरएफ रैंकिंग कैसे करता है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए कुल 5 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन 5 मानदंड क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। इसमें हमारा पहला पैरामीटर है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, जिसे हम टीएलआर करके शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। ये हमारा पहला पैरामीटर, और कुल 5 पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला जो पैरामीटर है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, टीएलआर। अब जो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं या कह सकते हैं सब पैरामीटर्स इसे क्या क्या होते हैं टीएलआर की। तो इसमें जो पहला पैरामीटर, इसका जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्स का जो पहला सब पैरामीटर होता है, वह होता है स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट। यानी कि इसमें संस्थान में कुल कितने स्टूडेंट यहाँ पर पंजीकृत हैं या कितने स्टूडेंट यहाँ पर
नामांकित हैं, इनरोल्ड हैं, जिसमें से कि यह भी देखा जाता है कि इसमें पीएचडी कैंडिडेट कितने इनरोल हैं, कितने पीएचडी कैंडिडेट यहाँ से निकल रहे हैं। इसके साथ ही फैकल्टी स्टूडेंट रेशो देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि उस संस्थान में कितने फैकल्टीज़ या कितने टीचर्स परमानेंट हैं, यानी कि नियमित रूप से वहाँ पर कार्यरत हैं। जैसे कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट को वरीयता नहीं दी जाती है, और किसी संस्थान में कितने परमानेंट फैकल्टी हैं उनको वरीयता दी जाती है। और अगला आता है कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी एंड एक्सपीरियंस, यानी कि कितने फैकल्टी वहाँ पर एक्सपीरियंस वाले हैं या कितना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। और फाइनेंशियल रिसोर्स जो वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, जैसे यूजीसी या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनको फंडिंग दी जाती है, तो उन रिसोर्सेज का किस प्रकार से हम टीचिंग लर्निंग या रिसोर्सेज में यूटिलाइज कर रहे हैं, या किस प्रकार से कितनी प्रमुखता के साथ हम उनको उपयोग में ला रहे हैं। तो यह हुआ हमारा पहला पैरामीटर, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स। दूसरा पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसे हम आरपी के नाम से जान सकते हैं। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यह होता है कि कितनी रिसर्च है। तो रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि उसको हम पेपर पब्लिश भी करें। जो कैंडिडेट्स अभी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, हालांकि यहाँ पर सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पर कितने पब्लिकेशंस हो चुके हैं, यानी कि आपने कितने इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किए हैं, कि कितने इंटरनेशनल जर्नल में अपने पेपर पब्लिश किए हैं, कितने नेशनल जर्नल में आपने पेपर पब्लिश किए हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो यह हुआ एक पब्लिकेशन का। कंबाइंड मैट्रिक फॉर क्वालिटी पब्लिकेशन, और उसमें भी कि कितनी क्वालिटी, यानी कि आपने कितनी पब्लिश की उसमें से कितने आपके रैंक कर रहे हैं, या कितने को क्वालिटेटिव माना जा रहा है, या कहाँ से कुछ आ रहा है। आईपीआर पेटेंट कितने हैं आपके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको भी पढ़ना जरूरी है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब यहाँ पर आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एनआईआरएफ में, तो यह भी आपको एक पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आईपीआर का और पेटेंट का एक पूरा आपका चैप्टर ही है, तो आपको उसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो आईपीआर पेटेंट है, कितने पब्लिश हैं, कितने ग्रांटेड हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रिसर्च और पब्लिकेशन में या प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आपकी आती हैं। तीसरा हमारा पैरामीटर आ गया ग्रेजुएशन आउटकम्स। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आउटकम्स में बेसिकली देखा जाता है कि पीएचडी होल्डर्स कितने निकले हैं, कितने पीएचडी कैंडिडेट्स यहाँ पर ग्रेजुएट हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है ग्रेजुएट आउटकम्स में कितने पीएचडी यहाँ से होल्डर निकल रहे हैं, यानी कि कितनों की पीएचडी कंप्लीट हो रही है। उसके बाद मास्टर डिग्री या अंडर ग्रेजुएट डिग्री कितने की कंप्लीट हो रही है, कितने ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर निकल रहे हैं, या प्रतिवर्ष कितने निकल रहे हैं, कितने इनरोल हो रहे हैं और कितने पास हो रहे हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो आपका ईयर है, तो कभी सेमेस्टर बैक हो जाता है, कभी ईयर बैक हो जाता है। तो अगर कोई 3 साल के कार्यक्रम में किसी 3 साल के कोर्स में एनरोल हो रहा है और वह 4 साल में पास आउट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, यह प्रकार की यहाँ पर एक विफलता होगी। तो ग्रेजुएशन आउटकम से भी यहाँ पर मायने रख रहे हैं। पीएचडी यदि निकल रहे हैं तो प्रतिवर्ष कितने निकल रहे हैं, क्योंकि पीएचडी मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 5 या 6 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर कितने कम समय में कितने समय में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर इनकी मार्किंग की जाती है। चौथा पैरामीटर हमारा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, आउटरीच का मतलब है कि कितने स्टूडेंट आपके दूसरे स्टेट से हैं। जैसे कई कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर उन कॉलेजेस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट दूसरे राज्य से आते हैं। जैसे यदि मध्य प्रदेश की आप लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, भोपाल में कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो भोपाल में सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग करने वाले बीटेक करने वाले जो स्टूडेंट आते हैं वो बिहार से छात्र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि दूसरे राज्य तक उस यूनिवर्सिटी की कितनी पहुँच है, दूसरे स्टेट से कितने कैंडिडेट से आप यहाँ पर आ रहे हैं। या जो और भी ज़्यादा बड़े संस्थान हैं, आईआईटी, आईआईएम, या जो भी और भी बड़ी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी है, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं। तो उस जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी स्थापित है उस यूनिवर्सिटी में कितने दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, और चूँकि ये ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाती हैं तो और दूसरे कंट्री से कितने स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल हो रहे हैं। तो यह भी चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। अब इंक्लूसिविटी में यहाँ पर बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इनरोल्ड हैं, जितने कैंडिडेट यहाँ पर नामांकित किए जा चुके हैं, उनमें
फीमेल या वुमेन कैंडिडेट्स का कितना परसेंट है, कितने परसेंट वुमेन कैंडिडेट यहाँ पर इनरोल की गई हैं। तो ये आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी में आता है, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर आउटरीच इंक्लूसिविलिटी में कि कितने वुमेन के परसेंटेज हैं, कितने इकोनॉमिक वीकर पर्सनस यहाँ पर हैं या सोशली चैलेंज जो होते हैं, साथ ही साथ में पीडब्ल्यू कैंडिडेट कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी में यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं। और पांचवा पैरामीटर होगा पीयर परसेप्शंस, यानी कि जो सहकर्मी धारणा वहाँ की क्या है, जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उन तो उनकी आपस में क्या धारणाएं बनती हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उनका एकेडमिक पीयर्स क्या होता है, यानी कि जो एकेडमिक सहकर्मी है चाहे वो छात्र हो या वहाँ के एम्प्लॉय हों, उनकी क्या धारणा होती है उस यूनिवर्सिटी या उस संस्थान के बारे में। तो एनआईआरएफ के लिए बेसिकली ये 5 जो आपके पैरामीटर्स हैं इनको आप में ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर्स जो मेन पैरामीटर्स हैं, सब पैरामीटर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। अब आगे हम देखते हैं इंडिया रैंकिंग 2022, जो 2022 की रैंकिंग थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। पैरामीटर तो आपने देख लिया कि 5 पैरामीटर इसके होते हैं, 5 मानदंड होते हैं। अब आते हैं जो 2022 की रैंकिंग है, तो पहली रैंकिंग आपने शुरू में देखा कि 2016 में यह जारी की गई थी, जो संस्थानों की रैंकिंग थी, पहली रैंकिंग 2016 में जारी की गई थी। तो अगर 2016 से हम इसकी गिनती करें तो 2022 की 7वें क्रम की यह रैंकिंग हमारी होगी, 2022 की रैंकिंग जो अभी जुलाई में ही आई है, ठीक है। और यह जो संस्थानों की रैंकिंग होती है यह 11 कैटेगरी में दी जाती है। कितनी? 11 कैटेगरी में। अब यह 11 कैटेगरी कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जैसे जो पहली कैटेगरी है ओवरऑल रैंकिंग, फिर ओवरऑल के बाद यूनिवर्सिटीज़ में आता है, फिर कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ में और आर्किटेक्चर में। तो इतनी सारी कैटेगरीज में यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। अब इन सभी में हम देख लेते हैं कि कितने कैटेगरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए हैं, और उसमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मध्य प्रदेश के कितने संस्थान या कौन कौन से संस्थान शामिल किए गए हैं। तो यदि हम पहली रैंकिंग देखें जो ओवरऑल रैंकिंग होती है, उसमें सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज या सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं ओवरऑल में। तो ओवरऑल रैंकिंग में जो पहला आया है वो आया है आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पर आया है आईआईएससी बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, तीसरी रैंक पर आया है आईआईटी बॉम्बे। अब इस ओवरऑल रैंकिंग में जो इंदौर, आईआईटी इंदौर है वो 31वें नंबर पर, और आईआईएसईआर यह 61 नंबर पर आया है। आईआईएसईआर भोपाल में है, यह एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईआईएसईआर जो कि भोपाल में स्थित है। तो अब यह भी आपको ध्यान रखना है कि आईआईटी इंदौर कहाँ, आईआईटी इंदौर तो वो है ही, कब उसकी स्थापना हुई थी यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। या एक इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय तकनीकी संस्थान है, एकमात्र भारतीय तकनीकी संस्थान कहाँ पर है। तो आईआईटी इंदौर एक ही है जो आपका इंदौर में स्थित है, और भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट भोपाल में है, इस तरह से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक आईआईएसईआर है, ये 61 नंबर पर है भोपाल में। दूसरी कैटेगरी हमारी है यूनिवर्सिटीज़ की, विश्वविद्यालय की। तो विश्वविद्यालय में पहले नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु है, दूसरे पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली, और तीसरे नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है। तो यह जामिया मिलिया इस्लामिया, और इसमें मध्य प्रदेश का कोई भी संस्थान यूनिवर्सिटी कैटेगरी में नहीं आया है, ना ही प्राइवेट और ना ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ना ही राष्ट्रीय महत्व के जो भी संस्थान हैं जैसे आईआईटी या आईआईएम जो भी यहाँ पर स्थापित हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। तीसरी हमारी कैटेगरी है कॉलेज या महाविद्यालय कह सकते हैं। तो महाविद्यालय की कैटेगरी में जो पहले रैंक पर आया है मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली में है, दूसरा हिंदू कॉलेज दिल्ली में, और तीसरा प्रेसिडेंटी कॉलेज तमिलनाडु में आया है। तो यहाँ पर आपको सभी नहीं याद रखने हैं, आपको वही याद रखने हैं जिसमें मध्य प्रदेश का कोई संस्थान आया है। जैसे यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग में आ गया, तो यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी इंदौर और आईआईएसईआर भोपाल को आपको याद रखना है। और इन सभी पर्टिकुलर जो भी संस्थान है इसके इन सभी के बारे में भी मैं एक क्लास ले लूँगा, वो किसी दिन उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चौथी कैटेगरी हमारी है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पहली रैंक पर आया है आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरे पर है आईआईटी मद्रास, तीसरे पर आईआईटी दिल्ली, 26वें नंबर पर आईआईटी इंदौर और 49वें नंबर पर आईआईएसईआर भोपाल। यहाँ पर कैटेगरी है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में फिर मध्य प्रदेश के यही दो इंस्टीट्यूट आए, यही दो संस्थान आए हैं।
अगला है इंजीनियरिंग में देखें तो इंजीनियरिंग में पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास आया, दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली, तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे। और मध्य प्रदेश के संस्थानों की हम बात करें तो 16वें नंबर पर जो मध्य प्रदेश का संस्थान है वह आईआईटी इंदौर है। 70 नंबर पर मैनिट मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह भोपाल में स्थित है। 78 नंबर पर आया अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यह है, ठीक है, IIITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि ग्वालियर में है। और 82 नंबर पर आया है जबलपुर में IIITDM, ठीक है, यह IIITDM यह भी इंजीनियरिंग का ही संस्थान है, जो कि मैनेजमेंट में भी ये दोनों संस्थान आएंगे। अगली कैटेगरी है आपकी मैनेजमेंट में। तो यह मैनेजमेंट में जो पहला IIM है वह है कहाँ पर, अहमदाबाद पहली रैंक पर है, दूसरे पर बेंगलुरु, तीसरे पर कलकत्ता और 7वें नंबर पर IIM इंदौर आया है 7वें नंबर पर। और 64 नंबर पर वही IIITDM ग्वालियर अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यह ग्वालियर में। तो ये मैनेजमेंट कैटेगरी के हो गए। यहाँ पर आपको यह भी पता करना है चूँकि यहाँ पर IIM भी है मध्य प्रदेश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। तो आपको यह बताना है कि IIT कितने हैं। तो अभी वर्तमान में टोटल 23 IIT हैं। और यदि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या IIM की बात करें तो अभी वर्तमान में 6 IIM इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फार्मेसी में। तो फार्मेसी में पहले स्थान पर जामिया हमदर्द संस्थान है न्यू दिल्ली में, और दूसरे नंबर पर आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है। तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। जहाँ पर जो संस्थान आपके रैंक में आ रहे हैं केवल उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है मेडिकल में। तो मेडिकल में भी आपके 3 दिए गए हैं। एम्स दिल्ली पहले पर है, PGIMR चंडीगढ़ है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इन मेडिकल एंड रिसर्च है चंडीगढ़ में, और तीसरे नंबर पर आया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में। अगली कैटेगरी है डेंटल में। तो डेंटल आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पहली रैंक पर आया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ये तमिलनाडु में है। दूसरे पर आया है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, तीसरे पर डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे में। और यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर, यह एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय है जो कि इंदौर में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसको आपको बताना है कि यह ध्यान रखना है कि यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो पहली बात तो है इंदौर में स्थापित किया गया था, और इस डेंटल में कुल 40 महाविद्यालय थे, 40 कॉलेज थे, और 40 में यह हमारा जो इंदौर का डेंटल कॉलेज है यह 39वें नंबर पर आया है। अगला है हमारा लॉ के क्षेत्र में। तो लॉ के क्षेत्र में जो पहला है वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, दूसरे पर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, तीसरे पर है सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे। जो मध्य प्रदेश का यहाँ पर संस्थान है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, यह आपको ध्यान रखना है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। अगली कैटेगरी है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में IIT रुड़की पहले पर, NIT कालीकट दूसरे पर, IIT खड़गपुर तीसरे पर। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का प्रमुख संस्थान है वह 10वें नंबर पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसे हम SPA भी बोलते हैं, और यह भोपाल में है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल। और 20वें नंबर पर मैनिट भोपाल या मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। तो यह 11 कैटेगरी थी, और इसमें जो मध्य प्रदेश के संस्थान थे उसको भी हमने देख लिया। फिर अगला हमारा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। तो NSQF के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ने लायक, बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो NSQF है उसको 27 दिसंबर 2013 को शुरू किया गया था। और NSQF जो बेसिकली है तो वह जो भी कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी शिक्षित या साक्षर कैंडिडेट हैं, चाहे वो 10th 12th ITI ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनमें एक कौशल योग्यता का परीक्षण करता है, और उन कौशल योग्यता के परीक्षण के आधार पर उनको लेवल के अकॉर्डिंग यह क्या करता है, उनको एक सर्टिफिकेट देता है। और यह जो होता है तो 1 से 10 तक इसके लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके लेवल 10 तक इसके प्रमाण पत्र मिलती हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसके आधार पर जो कंपनीज़ हैं या जो भी हायर करने वाले, जहाँ पर यदि आप नौकरी के लिए जाते हैं तो यदि आपकी ये है तो इसमें आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कौन से लेवल पर आप यहाँ पर वेरी कर रहे हैं, किस लेवल पर आप यहाँ पर हैं, उसी के अनुसार आपको नौकरी के लिए जो पैकेज होते हैं या कई सारी चीज़ें सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, ऑफर की जाती हैं। तो NSQF बेसिकली क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित ढांचा है
जो व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कई प्रकार के लेवल होते हैं, तो उसी प्रकार की यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उसी के अनुसार यहाँ पर यह बताया जाता है उस सर्टिफिकेट के माध्यम से कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट में क्या योग्यताएं हैं और किस तरह का काम कर सकता है, किस लेवल पर यह है। तो बस NSQF का इतना सा मतलब है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।